दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे केंद्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, केंद्रीकरण के गुण एवं लाभ तथा केंद्रीकरण की प्रमुख कमियां एवं दोष क्या हैं। इसी तरह विकेंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, विकेंद्रीकरण के गुण और विकेंद्रीकरण की प्रमुख कमियां या दोष क्या है। इसके बाद हम संक्षेप में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ लोक प्रशासन विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। इसमें सबसे पहले हम केंद्रीकरण का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। दोस्तों केंद्रीकरण क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, केंद्रीकरण यानी केंद्र की ओर उन्मुख। दोस्तों जब संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में नीति निर्धारण और निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान पर प्रायः संगठन के सर्वोच्च शिखर या केंद्र में निहित होती हैं तो उस स्थिति को केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ये संगठन में प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन के पूर्णतः विपरीत अवस्था है। प्रबंध और प्रशासन का लगभग पूर्ण दायित्व सर्वोच्च अधिकारियों के हाथ में होने पर उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकृत स्थिति में नीचे के स्तर पर कार्यरत अधिकारी हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय इकाइयां भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती हैं। ये क्षेत्रीय इकाइयां पूर्णतः उच्च प्रबंधकों पर आश्रित रहती हैं। प्रत्यायोजन का नियंत्रित और सीमित प्रयोग ही केंद्रीकरण है। तो दोस्तों आप जान लीजिए केंद्रीकरण का अर्थ क्या है। तो किसी संगठन में नीति निर्धारण और निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान पर प्रायः संगठन के सर्वोच्च शिखर पर, या अगर उसको हम सर्किल रूप में देखें तो सर्किल या संगठन के केंद्र में निहित होती हैं, जिस पर सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च सत्ता होती है। तो इस स्थिति को केंद्रीकरण की संज्ञा देते हैं और इसमें निर्णय लेने की क्षमता या नीति निर्धारण करने की जो शक्ति होती है वो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निश्चित होता है। केंद्रीकरण की स्थिति में जो नीचे के स्तर या निचले पायदान पे कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों पर निर्भर करते हैं। और जो क्षेत्रीय इकाइयां या रीजनल यूनिट्स भी होती हैं वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती हैं और इसमें प्रत्यायोजन या प्रत्यायोजन विधायन का नियंत्रित और सीमित प्रयोग होता है, जिसको केंद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों विभिन्न विचारकों द्वारा केंद्रीकरण की क्या परिभाषाएं दी गई हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले आइए जानते हैं एल.डी. व्हाइट द्वारा दी गई परिभाषा। दोस्तों एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। एल.डी. व्हाइट की परिभाषा महत्वपूर्ण है। प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। लोक प्रशासन के एक अन्य महत्वपूर्ण विचारक हेनरी फेयोल के अनुसार अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स की भूमिका को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे सब केंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह एक विचारक हैं, आप देखिए लुईस L. A. एलन, वो कहते हैं केंद्रीकरण से आशय है कि किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिए जाते जो कि कार्य कर रहे हैं, अपितु संगठन में एक उच्च स्तर या उच्चस्थ बिंदु पर लिए जाते हैं। तो केंद्रीकरण में होता ये है कि जो भी संगठन की नीति या निर्णय होते हैं वो सर्वोच्च शिखर पर रहने वाला या सत्ता में सर्वोच्च शिखर पर रहने वाला व्यक्ति करता है, न कि निम्नस्थ या अधीनस्थ कर्मचारी। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि संगठन की संपूर्ण शक्तियां उच्चतम स्तर पर या उच्च अधिकारी में निहित होती हैं। नीचे के स्तर के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको नीति निर्णय निर्देशन वो उच्चस्थ स्तर से ही प्राप्त होता है।
दोस्तों, केंद्रीकरण के कुछ गुण या लाभ हैं जिसको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रलाइजेशन के प्रमुख गुण क्या हैं या इसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि केंद्रीकरण व्यक्तिगत नेतृत्व को अधिक समर्थ बनाता है। एक व्यक्ति का नियंत्रण अपनी कुशलता, अनुभव और प्रतिभा के कारण संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। तो केंद्रीकरण में व्यक्तिगत नेतृत्व होता है जिससे जो है नियंत्रण, अनुभव और संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। केंद्रीकृत शासन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं और केंद्रीकृत व्यवस्था में आप जान लीजिए कि एक ही अधिकारी के पास निर्णय के अधिकार होने से संगठन की समस्त क्रियाओं में एक रूपता बनी रहती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कुशल प्रशासन की स्थापना के लिए एकीकृत व्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है और केंद्रीकृत संगठन में एकीकरण सरल होता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण लाभ है केंद्रीकरण का वो ये है कि नियंत्रण कठोर होने के कारण केंद्रीकरण में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है, क्योंकि और इसमें एक और लाभ है कि जो भी निर्णय होते हैं और जो नीति निर्धारण होता है वो तीव्र होता है, क्योंकि जो निर्णय लिया जाता है वो एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिया जाता है जो शीर्ष पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्रीकरण के सभी गुण या लाभ ही हैं। केंद्रीकरण के कुछ दोष यानी डिमेरिट्स भी हैं। उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे कि केंद्रीकरण के प्रमुख दोष कौन से हैं। तो पहला दोष है केंद्रीकृत प्रशासन को क्षेत्रीय समस्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसलिए एक रूपता पर आवश्यकता से अधिक बल देने से प्रशासनिक कुशलता में कमी आने लगती है। क्योंकि केंद्रीकृत प्रशासन में आप जानते हैं कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो उच्चस्थ या शीर्ष बिंदु पर स्थित व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए उसको क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है, जिससे प्रशासनिक कुशलता में कमी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि कर्मचारियों में पहल या इनिशिएटिव की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ भी उन्हें अपने मन से नहीं करने दिया जाता है। सभी कुछ ऊपर से जो डायरेक्शन मिलता है उसी के अनुरूप करना होता है, इसलिए जो कर्मचारी होते हैं वो कोई नई पहल या इनोवेशन नहीं कर पाते हैं। तीसरा दोष ये है कि संगठन के कर्मचारियों के व्यवहारिक ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कमी है। आप जान लीजिए दोस्तों कि केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण कमी संगठन के कर्मचारियों के व्यवहारिक ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेने दिया जाता है। ये भी एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अंतर या दोष क्या है? केंद्रीकृत व्यवस्था में एक ही स्थान पर कार्यों का अधिक भार होता है, जिसके कारण संगठन में अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। पांचवा दोष ये है कि जनता और प्रशासन के सहयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इसमें प्रशासन जो होता है, केंद्रीकृत व्यवस्था का एक दोष और है कि प्रशासन लचीला न होकर कठोर हो जाता है और इसमें जो बदलाव हैं, व्यवहारिकता है, इन सभी का कोई भी जो मुख्य जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं हो पाती हैं। ये केंद्रीकरण का प्रमुख दोष है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, केंद्रीकरण का अर्थ आपने जाना, इसकी परिभाषा विचारकों द्वारा क्या दी गई है और इसमें आपने जाना केंद्रीकरण के गुण यानी लाभ और उसकी कमियां क्या हैं। अब आइए देखते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है सत्ता, अधिकार और निर्णय को एक केंद्रीय स्थान या उच्च अधिकारी से हटाकर निचले स्तर पर वितरित करना। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना होता है और प्रशासन को आम जनता के करीब लाना होता है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों, विकेंद्रीकरण सत्ता के हस्तांतरण या प्रत्यायोजन का विकसित रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण को आसान रूप से आप समझ सकते हैं कि सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक केंद्रीय स्थान या उच्च अधिकारी से हटाकर निचले स्तर पर वितरित करना या प्रत्यायोजित करना, जिससे जो कार्यकुशलता है इसमें बढ़ोतरी होती है।
आप जान लीजिए दोस्तों, आसान शब्दों में किसी संगठन में जब निर्णय लेने की शक्तियां एक स्थान की बजाय अन्य समस्त स्थानों पर वितरित और निहित हो जाती हैं तो उस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये व्यवस्था आज के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत उच्च सत्ता द्वारा अपने कुछ अधिकार व्यवस्थित रूप से निम्न सत्ता को सौंपे जाते हैं, जिनका प्रयोग करने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, यानी स्वविवेक के आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं। विकेंद्रीकरण की विभिन्न विचारकों द्वारा परिभाषाएं कौन कौन सी दी गई हैं तो लुईस ए एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित और अस्थायी रूप से अधिकारों का प्रत्यायोजन है। एल.टी. व्हाइट के अनुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर को अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। जे.सी. चार्ल्सवर्थ के अनुसार विकेंद्रीकरण का मुख्य तत्व निर्णय निर्धारण संबंधी कार्यों का प्रत्यायोजन है। और इसी तरह हेनरी फेयोल द्वारा दी गई परिभाषा है कि जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है, जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वो केंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण के कौन कौन से पक्ष हैं इसको समझते हैं। विकेंद्रीकरण के 5 पक्ष हैं। पहला तो ये है कि अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट को स्वेच्छा से कार्य करने और निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियों का हस्तांतरण होता है विकेंद्रीकरण में। दूसरा है संगठन की व्यक्तिगत इकाइयों को अधिक शक्ति सौंपी जाए। तीसरा है निर्वाचित संस्थाओं को अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासनिक कार्यों में जन सहयोग लिया जाए। चौथा है जनता के निकट और मुख्यालय से दूर स्वतंत्र क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना की जाए। और पांचवा, कार्यों को संपन्न करने के लिए विभागों को स्वायत्तता दी जाए। ये विकेंद्रीकरण के 5 प्रमुख पहलू हैं। अब आइए देखते हैं विकेंद्रीकरण के गुण या लाभ क्या हैं। तो विकेंद्रीकरण का जो लाभ होता है वो ये है कि इससे पहला तो उच्चाधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है। डिसेंट्रलाइज्ड जो व्यवस्था होती है उसमें उच्चाधिकारियों को छोटे छोटे कार्यों पर जो है नहीं ध्यान देना पड़ता है, उनका कार्यभार कम हो जाता है और गंभीर मामलों पर वो पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये जो है विकेंद्रीकरण का ये पहला लाभ है कि उच्चाधिकारियों पर जो वर्कलोड है उसमें कमी आती है। दूसरा है युवाओं को प्रेरणा मिलती है। तो संगठन में युवाओं को विकेंद्रित व्यवस्था में कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, उन्हें निर्णय लेने के अनेक अवसर मिलते हैं। इससे उसमें कार्य करने के प्रति रुचि पैदा होती है और उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। तीसरा, विविधीकरण का लाभ भी मिलता है क्योंकि संगठन में अलग अलग प्रकृति के कार्यों के लिए अलग अलग उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करके उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। इस कारण विकेंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन को विविधीकरण का लाभ प्राप्त होता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था का एक लाभ और है कि इससे प्रेरणा और मनोबल यानी मोटिवेशन और मोरल में वृद्धि होती है। इस व्यवस्था में सभी कर्मचारियों को अपनी अधिकतम कुशलता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिलती है और उनका मनोबल बढ़ता है। पांचवा लाभ ये है विकेंद्रीकरण का कि संदेश वाहन या सूचनाएं प्रेषित करने का कार्य आसान होता है। और छठा है कि योग्य प्रशासकों की प्राप्ति का स्रोत है। इस व्यवस्था में संगठन में अनेक लोगों को प्रशासन में हिस्सा लेने के अवसर मिलते हैं और निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं। ये व्यवस्था प्रशिक्षण का कार्य करती है और धीरे धीरे योग्य प्रशासक इससे मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, विकेंद्रीकरण जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है, न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि जो है स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी इसमें बढ़ती है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है विकेंद्रीकृत व्यवस्था में। इसके अलावा विकेंद्रीकरण के जो विविध लाभ हैं उसमें प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलती है, कार्यों का निष्पादन या कार्य तेजी से होते हैं, उद्देश्य के अनुसार प्रशासन और प्रबंध को अपनाया जा सकता है, कार्मिकों के मध्य अनौपचारिक संबंधों का विकास होता है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन आसान होता है, निर्णय अच्छे तरह से लिया जा सकता है, नए सुझाव, विचार, पद्धतियों, नवोन्मेष यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में प्रभावी पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकेंद्रीकरण में दोष नहीं है, इसमें कमियां नहीं हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था की तरह विकेंद्रीकरण के भी कई दोष हैं। पहला दोष तो ये है कि किसी भी प्रशासनिक संगठन में
पूर्ण विकेंद्रीकरण कभी संभव नहीं होता है। दूसरा है विकेंद्रीकरण की स्थिति में संगठन के विशेषज्ञों और योग्य कार्मिक की दोहरी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस कारण प्रशासनिक व्यय बढ़ जाता है। तीसरा है अत्यधिक विकेंद्रीकरण से विशिष्टीकरण यानी जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके लाभ में कमी आती है। चौथा अंतर है विकेंद्रीकरण से प्रशासनिक संगठन में कार्यों का दोहराव हो सकता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में उच्च अधिकारियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि निर्णय जो है स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर नीचे के स्तर के लोगों द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए उच्च अधिकारियों का प्रभाव कम होता है। और छठा अंतर या छठा दोष ये है कि विकेंद्रीकरण में अनेक अवसरों पर जो है संगठन की नीतियों में भिन्नता आ जाती है, जो कि संगठन के भविष्य के लिए बेहतर या अच्छा नहीं होता है। अब आइए शार्ट में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच प्रमुख अंतर देख लेते हैं कुछ बिंदुओं के आधार पर। अगर जो आपसे केवल ये पूछा जाए कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में प्रमुख अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर है केंद्रीकरण में सत्ता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्यायोजन अधीनस्थों या जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं उनमें कर दिया जाता है। केंद्रीकरण में क्या है, केंद्रीकरण की दूसरी विशेषता ये है कि ये परंपरावाद और कठोरता की परिचायक है। विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और लोचशीलता की परिचायक है। तीसरा है केंद्रीकरण में अधीनस्थों और जनता के सहयोग में कम विश्वास करती है केंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण अधीनस्थों और जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीकरण रक्षा, निवेश, नियोजन, वित्त, लेखांकन आदि क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। विकेंद्रीकरण सामाजिक सेवा, जन कल्याण और सामान्य विषयों में अधिक पाई जाती है। केंद्रीकरण में देखिए नीति, कानून, कार्यक्रम और महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीकरण में उच्च स्तर पर होते हैं, और विकेंद्रीकरण में अधिकांश निर्णय अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इसके पॉइंट में प्रमुख अंतर जो है ये आपके रहे हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में। दोस्तों, केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन हो या विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ हैं, यानी दोनों में गुण और दोष हैं। एक तरफ नियोजन यानी प्लानिंग, अर्थव्यवस्था और सशक्त और प्रभावशाली प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केंद्रीकरण पर बल देती है, जबकि दूसरी ओर जन सहयोग, जन कल्याण विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। यही मुख्य कारण है कि किसी देश में न तो पूर्ण केंद्रीकरण अपनाया जा सकता है, न ही पूरी तरह से विकेंद्रीकरण। भारत में योजना आयोग केंद्रीकरण का उदाहरण है और पंचायती राज विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। तो इसको पंचायती राज को जब आप पढ़ते हैं तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसको कहा भी जाता है। तो जो केंद्रीय स्तर की रक्षा, अनुसंधान, ये सब जो डिपार्टमेंट हैं वो केंद्रीकरण के परिचायक हैं, जबकि पंचायती राज या ग्रास रूट लेवल पर जो संस्थाएं या जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हैं वो विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आइए शार्ट में केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण को देख लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच सैद्धांतिक द्वंद्व है। वास्तविकता ये है कि दोनों ही अवधारणाएं शासन में उपयोगी हैं। जहां केंद्रीकरण की प्रवृत्ति परंपरावाद की परिचायक है, वहीं विकेंद्रीकरण आधुनिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों से स्नेह रखने वाली पद्धति है। केंद्रीकरण में निर्णय केंद्र स्तर पर या उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर या स्थानीय स्तर की समस्याओं का ज्ञान न होने से उनके प्रति भेदभाव हो जाता है। वहीं पर विकेंद्रीकरण में जो लोकल स्तर पर समस्याएं हैं उनका निराकरण व्यवहारिक स्तर से किया जा सकता है। इन दोनों ही व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु सत्ता है। वास्तव में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण सत्ता के दो छोर हैं, इसलिए ये सापेक्ष हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटिव हैं, कोरिलेट करते हैं। इनमें किसी एक पर आधारित संगठन अधूरा है, यानी दोनों अवधारणाएं मिलकर ही संगठन में स्थिरता और जवाबदेहिता ला सकती हैं। एक विचारक हैं J.W. फेसलर यानी जेम्स डब्ल्यू फेसलर। जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने इन दोनों को अपनाने के लिए 4 तत्वों का वर्णन किया है, जो हैं उत्तरदायित्व, प्रशासनिक तत्व, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व।
उत्तरदायित्व तत्व जो होते हैं वो सत्ता हस्तांतरण पर रोक लगाता है। प्रशासनिक तत्व के अंतर्गत संगठन के काल से संबंधित यानी संगठन पुराना है तो विकेंद्रीकरण सरलता से। कार्यात्मक तत्व में संगठन द्वारा संपादित होने वाले कार्य माने जाते हैं और बहुआयामी तथा तकनीकी प्रकृति के कार्यों वाले संगठनों में विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। बाह्य तत्व में संगठन का पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और भौगोलिक दशाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में शिक्षा और चेतना का प्रसार, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, विकास प्रशासन की अवधारणा का जन्म और लोक कल्याणकारी राज्य है उसका उदय, ये सब आप समझ सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के जो है कारण हो रहा है। विशेषज्ञों में वृद्धि हुई है, अधिकारों की चाह और विकास के प्रति जनता की रुचि, ये विकेंद्रीकरण में प्रमुख हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में अनेक प्रयास हो रहे हैं, जिससे निम्न स्तर या ग्रास रूट लेवल तक प्रशासन पहुँचे, जनता की भागीदारी हो और प्रशासन को और भी जनोपयोगी और लोक कल्याणकारी बनाया जा सके। दोस्तों, पिफनर और शेरवुड विचारक हैं, इनका कहना है विकेंद्रीकरण को सदैव एक ऐसे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जो समन्वय के पक्षधर को करना पड़ता है, यानी संगठन की ऐसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिससे जन सहयोग अधिकाधिक प्राप्त हो। इसके लिए लक्ष्यों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए संगठन में विकेंद्रीकरण आवश्यक है। देखिए, स्वायत्तता, कुशलता और प्रशासनिक कार्यों के शीघ्र संपादन के नाम पर किया जाने वाला विकेंद्रीकरण कई गुणों जैसे जनभावनाओं के अनुकूल लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार, कार्य का शीघ्र निस्तारण, लोचशीलता, नवाचार यानी इनोवेशन को प्रोत्साहन, आत्मविश्वास में वृद्धि, नीति और क्रियान्वयन में सामंजस्य आदि से परिपूर्ण है। जहाँ ये लोकतांत्रिक स्वरूप तथा कुशलता से संबंधित है, वहीं इसमें कुछ दोष भी है। शासन व्यवस्था का पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि इससे संगठन के नियंत्रण और समन्वय में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। प्रत्येक इकाई अपने ढंग से नीति, कानून और कार्यक्रम बनाएगी, यानी इससे एक रूपता का अभाव हो जाएगा। इसलिए प्रशासन में किसे महत्वपूर्ण माना जाए, केंद्रीकरण को या विकेंद्रीकरण को, इस संदर्भ में बिलोबी का निष्कर्ष बहुत सही है कि इन दोनों में से किसी एक अवधारणा को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सब किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कौन सी व्यवस्था किसके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, जो कि संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इसमें आपने विस्तार से केंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, गुण और दोष, उसी प्रकार विकेंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा, गुण, दोष और केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के बारे में जाना। हमने विस्तार में ये भी जाना कि जो केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है, किसी भी शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से न तो केंद्रीकरण को अपनाया जा सकता है न विकेंद्रीकरण को अपनाया जा सकता है, बल्कि इनका मिला जुला रूप, इनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष जो है किसी भी शासन के लिए, औपचारिक संगठन के लिए, संस्थाओं के लिए, साथ ही साथ जनता के लिए, उनकी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए, इन दोनों का मिला जुला रूप ही व्यवहारिक और बेहतर हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था में पूरी तरह से न तो विशुद्ध रूप से केंद्रीकरण को न तो विशुद्ध रूप से विकेंद्रीकरण को अपनाकर कार्य किया जा सकता है। इसलिए लास्ट में बिलोबी का जो निष्कर्ष है वो ये कहते हैं कि इस अवधारणा को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। समय, परिस्थितियां और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सी व्यवस्था कब और किसके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, लोक प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।